बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाबा बहुत नेक और तहज्जुद गुजार था। वो रोजाना यतीम और बेसहारा लड़कियों की शादियां करवाता था। लोग अब्बा की बहुत इज्जत करते थे, मगर अब्बा मेरी शादी न होने देता था। हालांकि मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अब्बा एक छोटी लड़की को ब्याहने का इंतजाम कर रहा था कि चुपके से उस लड़की की जगह मैं बैठ गई और अब्बा ने मुझे वही लड़की समझकर ब्याह दिया। मैं बहुत खुश थी शादी करके। दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। जब दुल्हा कमरे में आया तो चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो मैं शफीक अहमद की बेटी हूँ। मेरे अब्बू अपने गांव के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत थे। वो गांव और गिरदोनवाह के बेआसरा और गरीब वालिदैन की बच्चियों को ब्याहते थे। वो नेकी का काम बहुत खुफिया तरीके से करते थे। गांव के लोगों को भी कभी शादी पर नहीं लेकर जाते थे, यहाँ तक कि वो मुझसे भी हर बात खुफिया और राज ही रखते थे। आज भी वो शादी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मगर आज मेरा भी शादी पर जाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैंने अब्बू से कह दिया कि मुझे साथ ले चलें, तो वो कभी भी मुझे साथ लेकर न जाते। इसीलिए मैं खुद ही तैयार हो चुकी थी। मेरा सजने संवरने को भी दिल करता था, क्योंकि मैंने अपनी शादी के लिए जो कपड़े बनाकर रखे हुए थे वो पड़े पड़े खराब हो रहे थे। लेकिन मेरी शादी का अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मेरे अब्बू यूं तो मेरी हर बात मानते थे, मुझ पर जान निसार करते थे। अगर मैं ख्वाब में भी कुछ बड़बड़ा देती तो अब्बू मेरे उठने से पहले ही वो चीज हाजिर कर देते थे। मैंने अपना बनारसी खूबसूरत सा लिबास पहन लिया था। अब्बू जब तैयार होकर आए तो मुझे देखकर शजदा रह गए थे। वो बोले, रिदा, तुम क्यों इस तरह सच संवर कर खड़ी हो? मैं बोली, अब्बू, मैं भी आपके साथ उस शादी पर जाना चाहती हूँ। तन्हा घर में रह रहकर दिल घबराने लगा है मेरा। अब्बू बोले, किस शादी की बात कर रही हो तुम? मैं बोली, अब्बू, आप जिन लड़कियों की शादियां करवाने जा रहे हैं उनकी शादी पर मैं भी चल रही हूँ। अब्बू के चेहरे का रंग बदल गया था। वो बोले, तुम जानती हो ना बेटी, मैं अपने काम में किसी को भी साथ लेकर नहीं जाता। तुम अपनी किसी सहेली की शादी पर चली जाना। अब्बू की बात सुनकर मेरा दिल छन से टूट गया था। ना चाहते हुए भी मैं अब्बू से गिला कर बैठी थी। मैं बोली, अगर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि मेरी किसी सहेली की भी शादी नहीं हुई? अब्बू, मेरी सारी दोस्तों की शादियां तो 5-5 साल कबल हो चुकी हैं। उनके तो अब 2-2 बच्चे भी हैं। वो दूसरे शहरों में ब्याह कर चली गई हैं, जबकि मैं तन्हा रह गई हूँ। मेरी बातें सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया था। मुझे जिंदगी में पहली बार उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा फिक्र और मायूसी एक साथ नजर आ रही थी। अब्बू बोले, बेटी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर वो घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं अपने बनारसी लिबास में मलबूस फूट फूट कर रोती रही थी। मैं आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे को बगौर देखने लगी थी। अब मेरे चेहरे से रौनक भी जा रही थी, बालों में चांदी उतर आई थी। मेरा भी दिल करता था कि अपनी सहेलियों की तरह मेरा भी घर बस जाए, मेरा भी घर हो, बच्चे हों। मगर लगता था कि ये सब इस जिंदगी में मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी माँ जिंदा नहीं थी। वो जिंदा होती तो मेरा गम करती। अगर उसे भी मेरा एहसास ना होता तो मैं जबरदस्ती ही उसे एहसास दिलाती। मगर बाप के सामने मुंह से ऐसी बात निकालते हुए हया आती थी। मैं इस बात पर हैरान थी कि जो इंसान दूसरों की बेटियों का गमखार था, जब उसे इल्म होता है कि फलां जगह पर कंवारी बेटी बैठी है तो वो फौरन वहां पहुंच जाता है, तो फिर उसे अपनी कंवारी बेटी का ख्याल क्यों नहीं आता? यही बातें सोच सोच कर मैं कुड़ती रहती थी, रोती रहती थी। दिल का गम आंसुओं के जरिए बह गया तो मैं उठ बैठी थी। मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था। मुंह हाथ धोकर घर के कामों में मसरूफ हो चुकी थी। मगरिब के वक्त अब्बू जब घर आए तो उन्होंने मुझे हशाश बशाश पाया था। वो मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सामने जलेबियों का शॉपर कर दिया और बोले, ये मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब्बू जानते थे कि जलेबी मेरी कमजोरी है। वो जब भी किसी शादी से लौटते तो मेरे लिए जलेबी जरूर लाते थे। मैंने वो शॉपर पकड़ लिया तो अब्बू ने मेरी हथेली पर 10,000 रुपए रख दिए और बोले, इससे अपनी कोई मनपसंद चीज ले लेना। मैंने वो पैसे खुशी खुशी रख लिए थे, क्योंकि पड़ोसन वाली आंटी ने मुझे बताया था कि बाजार में नए तर्ज के बर्तन आए हैं। मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी और अपने जहेज के लिए वो बर्तन खरीद लाऊंगी, क्योंकि जल्द या बदीर शादी तो मेरी हो ही जानी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बर्तन तो जमा कर लूं। मैंने अगले ही रोज उन्हें अपने घर पर बुला लिया था। अब्बू घर पर ही थे। मैंने अब्बू को बता दिया था कि मैं चंद बर्तन लेने बाजार जा रही हूँ। अब्बू ने इजाजत दे दी थी। जब आंटी हमारे घर आई तो मैं जल्दी से किचन में चाय बनाने के लिए चल पड़ी थी। तब पड़ोसन आंटी अब्बू से कहने लगी, शफीक साहब, लोगों की बेटियों की शादियां किए जा रहे हैं, जबकि अपनी बेटी की तरफ से आप आंखें मूंद कर बैठे हैं। हमारी लड़की भी शादी की उम्र को पहुंच चुकी है। मैं एकदम से मुस्तरब हो चुकी थी कि न जाने अब्बू अब क्या जवाब देंगे। अब्बू बोले, बहन, इसका भी बंदोबस्त कर रहा हूँ, मगर कोई मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिलता। तुम तो जानती हो ना कि मेरी रिदा बिन माँ की बच्ची है, इसीलिए मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है।
मैं इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जो इसे गम ना दे। बहन, मैंने पिछले कई सालों में बहुत सी शादियां करवाई हैं। मैं इर्द गिर्द के माहौल से बखूबी वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद लड़का फिरौन बन जाता है। बस इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को घर पर बिठाया हुआ है। इससे पहले कि अब्बू कुछ और कहते, घर के दरवाजे पर दस्तक देकर अब्बू के एक दोस्त घर चले आए थे। वो अब्बू से उम्र में चंद बरस बड़े थे। मैं उनको मामू कहकर पुकारा करती थी। अब्बू ने मामू से कह रखा था कि तुम जब चाहे हमारे घर आ जाया करो, क्योंकि मेरी बेटी का तुमसे कोई पर्दा नहीं है। हो तो तुम मेरे दोस्त, मगर मेरी बेटी जब तुम्हें अपना मामू कहती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने किचन से निकलकर मामू को सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोले, रिदा, तुम मेरी प्यारी बच्ची कैसी हो? मैं बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो हंसकर बोले, बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में भी नेकी का काम कर रहा हूँ। मैंने उन्हें भी चाय पेश की थी। फिर मैं और आंटी बाजार चली आई थी। आंटी बोली, बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू की बात समझ चुकी हूँ। वो तुम्हारे मामले में बहुत हसास है, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। मुझे तो उनकी बातों से यही लगा है कि वो तुम्हें सारी जिंदगी अपनी दहलीज पर ही बिठा कर रखेंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हें खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं हैरान हुई थी और बोली, आंटी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप क्या कहना चाहती हैं? वो मेरे कान में बोली, तुम्हें अपनी शादी के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होंगे। अपने तहत कोई रिश्ता ढूंढ लो। बल्कि मैं भी आस पास नजर दौड़ाती हूँ। जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया, मैं तुम्हारे अब्बू के सामने ले आऊंगी। मैंने आंटी की बात पल्ले से बांध ली थी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। आज अब्बू की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद अब्बू मुझे मुनासिब रिश्ते के इंतजार में तमाम उम्र घर में ही बिठा कर रखेंगे। मैं जब घर लौटी तो मैंने देखा कि हमारे घर कुछ मेहमान आए बैठे थे। मैंने जल्दी से अपना शॉपिंग का सामान एक साइड पर रख दिया और मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम किया था। जब मैं चाय लेकर बाहर आई तो मेरी नजर एक फूल सी लड़की पर पड़ी थी। बाकी दो और मर्द थे जो अब्बू के साथ महुए गुफ्तगू थे। मैंने इशारे से उस लड़की को अपने पास बुला लिया था। मैं उसे अपने कमरे में ले आई और उससे सवाल जवाब करने लगी थी। उसने मुझे बताया कि उसका नाम हानिया है और वो महज 14 साल की है। उसके वालिद हमारे घर इसलिए आए हैं ताकि अब्बू उसका कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे और फिर उस लड़की के वालिदैन वापस सिंध लौट जाना चाहते थे। मैंने हानिया से पूछा कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी इस कदर जल्दी में क्यों करना चाहते हैं? तब हानिया बोली, हमारे इलाके में एक बड़ा जागीरदार मुझसे निकाह करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने पहले ही 4 शादियां कर रखी हैं और वो अपनी बीवियों को बहुत मारता पीटता भी है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, इसीलिए वो मुझे उससे छुपा कर यहाँ ले आए हैं। अब्बू कहते हैं कि अगर जागीरदार मेरा सर भी तन से जुदा कर दे तब भी मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे और चेहरे पर फख्र दर आया था। वो कहने लगी, मेरे अब्बू जैसा हमारे गांव में कोई भी नहीं है। वो जागीरदार अगर किसी और की बेटी का रिश्ता मांगता तो उस लड़की के वालिदैन हंस कर रिश्ता दे देते, क्योंकि वो जागीरदार लड़की भारी कीमत में लेता है और वालिदैन के वारे न्यारे हो जाते हैं। बेटी बेचारी अपने नसीबों को कोसती रह जाती है। मैंने हानिया का हाथ पकड़ लिया और बोली, हानिया, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम शादी की उम्र को नहीं पहुंची हो भी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ मेरे घर पर रह लो? मैं तुम्हें पढ़ाऊं लिखाऊंगी और फिर जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। हानिया हैरत से मेरा चेहरा देख रही थी। वो बोली, आप ही, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने अब्बू से बात करूंगी, वो तुम्हारे वालिदैन से बात करेंगे और फिर तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी। हानिया बहुत खुश थी और खुश तो मैं भी बहुत थी। फिर हानिया लोग वापस चले गए तो मैंने सोचा कि अब्बू से बात कर लूं, मगर बात अभी शुरू भी न की थी कि मामू घर आ गए। अब्बू कहने लगे, बेटी तुम सो जाओ, मैं और तुम्हारे मामू शादी ब्याह के चंद मामलात निपटा लें। मैं अपने कमरे में चली आई थी। रात भर सोचती रही कि अगर हानिया मेरी बहन बनकर मेरे घर में आ जाए तो मेरे मजे हो जाएंगे। कोई बात करने वाला तो होगा, कोई दर्द बांटने वाला होगा। इसीलिए सुबह जब अब्बू नाश्ता करने आकर बैठे तो मैं जल्दी से शुरू हो गई। मैं कहने लगी, अब्बू, हानिया की शादी हो सकती है क्या? अब्बू बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, मैं उसी का रिश्ता ढूंढने में मसरूफ हूँ, क्योंकि उसके वालिदैन बहुत भले मानस हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। मैं बोली, अब्बू, हानिया सिर्फ 14 साल की है, ये शादी किसी तौर भी मुनासिब नहीं होगी। अब्बू ने बड़ी हैरत से मुझे देखा था। वो बोले, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बोली, अब्बू, आप तो जानते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी है। ना माँ पास थी और ना ही कोई बहन भाई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हानिया को अपनी बहन बनाकर अपने घर में रख लूं जब तक उसकी शादी की उम्र नहीं हो जाती। अब्बू बोले, क्या हो गया है तुम्हें? मैं शादियां करवाने का काम करता हूँ और बस। मैं लोगों की बेटियों को पनाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद एक शरीफ और कमजोर इंसान हूँ। मैं उन जागीरदारों के साथ लड़ने का हौसला नहीं रखता।
ابو کی بات سن کر میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ ابو بھی گھر سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا معصوم سا چہرہ گھومتا رہا تھا۔ اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ اس پر ابھی شادی کی ذمہ داری عائد کر دی جاتی۔ میں سارا دن اس مسئلے کے حل کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ شام میں جب ابو گھر لوٹے تو وہ بے انتہا خوش تھے۔ میں نے ان کی خوشی کا سبب پوچھا تو وہ بولے، ردا، تم ہانیہ کے لیے بہت پریشان تھی نا، اسی لیے میں نے اس کے لیے بہت ہی اچھا اور مناسب رشتہ ڈھونڈا ہے۔ تم جانتی ہو کیا، ہانیہ کے سسرال والے اسے آگے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور جو لڑکا اس کا شوہر بنے گا اس کا تو پوچھو ہی مت، بہت اچھا انسان ہے۔ میں بولی، اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی؟ ابو بولے، عمر بھی مناسب ہے، بس تمہاری عمر کا ہی ہوگا وہ۔ میں مسکرا دی اور بولی، ابو یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی، مگر میں اس شادی سے ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ 14 سال کی عمر میں نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ میں سوچتی رہی۔ آخر میرے ذہن میں اس مسئلے کا یہی حل آیا تھا کہ کیوں نہ میں ہانیہ کی جگہ دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں، کیونکہ ابو کو یہ رشتہ اور لڑکا دونوں ہی بہت پسند آئے ہیں۔ یوں میرا بھی گھر بچ جائے گا اور ہانیہ بیچاری کی زندگی بچ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ابو بولے، ردا، میرے کپڑے تیار کر دو، میں نے آج ہانیہ کی شادی کروانے جانا ہے۔ میں جھٹ سے بولی، ابو میری ایک شرط ہے۔ ابو حیران رہ گئے اور بولے، بتاؤ کیا ہے؟ میں بولی، میں ہانیہ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، اسے میں اپنا لباس دوں گی۔ ابو ششو پنج کا شکار تھے۔ وہ بولے، ردا، تم میرے کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ میں نے ابو کی منت سماجت کی تو وہ میری بات مان گئے تھے۔ میں نے ہانیہ کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ میری بات سن کر میرے لیے فکر مند تو ہوئی تھی، مگر میں نے اسے جب تسلی دی تو وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے ہانیہ کو باتھ روم میں چھپا دیا تھا اور بولی، جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم باتھ روم سے باہر نکل آنا۔ میں نے اپنا خوبصورت سا لباس پہنا تھا، اچھا سا میک اپ کیا تھا۔ ابو نے شور مچا دیا کہ دیر ہو رہی ہے، اسی لیے میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی چادر پھیلا رکھی تھی تاکہ ابو کو میرے قد کاٹ کا اندازہ نہ ہو سکے۔ ابو مجھے دور دراز کے علاقے میں لے گئے تھے۔ میرا نکاح ہوا تھا اور پھر مجھے میرے ہم سفر کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ میری سانسیں اتل پھتل ہو رہی تھی کہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری ساس اور شوہر مجھے قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور خود منتظر سے بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر مجھے مخاطب کرے گا، مگر دوران سفر اس نے مجھ سے گفتگو نہ کی تھی۔ میں نے منہ پر بڑا سا گھونگھٹ گرا رکھا تھا، اسی لیے مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی، میرا شوہر میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں چیخ پڑی تھی اور بولی، ماموں آپ؟ میری جس انسان سے شادی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو کے دوست اور میرا منہ بولا ماموں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے، مگر انہوں نے اس قدر نشہ کیا ہوا تھا کہ میری اگلی بات بھی نہ سنی اور مجھے انگوٹھی تھما کر میرے پاس آنے لگے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کمرے سے بھاگنا چاہتی تھی مگر میں بھاگ نہ سکی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی اور میرے باپ کا دوست بے خبر سو رہا تھا، جبکہ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ صبح کے وقت میں نے ابو کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لوٹی پٹی سی حالت میں تھے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ابو باہر صحن سے ہی پاگلوں کی طرح مجھے صدا دیتے آئے تھے، امجد، امجد کہاں ہے تو؟ میری بیٹی نہیں مل رہی۔ ابو لاؤنج میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ میرے بکھرے بال اور روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ لرز گئے تھے۔ ابو بولے، بیٹی تم یہاں کیسے؟ میں بولی، ابو یہ سب کیا ہے؟ میں اس شخص کے گھر کیسے پہنچی؟ میں نے تو خود کو ہانیہ کی جگہ دلہن بنایا تھا، میں تو اس کے سسرال جا رہی تھی، پھر اس حیوان کے گھر کیسے آ گئی؟ میرے ابو لرزنے لگے تھے۔ وہ بولے، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ میں بولی، ابو میری شادی جو نہیں ہو رہی تھی اور پھر ہانیہ بہت چھوٹی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی بن کر رہے گی اور میں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ ابو زمین پر بیٹھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بولے، واہ خدا تیری قدرت، واہ خدا تیرا انصاف۔ ابو بولے، ردا میں تمہاری شادی اس لیے نہیں کروا رہا تھا کیونکہ میں اپنے اعمال سے ڈرتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جائے جو میں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتا رہا تھا۔ میں نے غریب والدین کی بیٹیوں کو بیایا نہیں تھا بلکہ ان کو مہنگے مہنگے داموں بیچ دیا تھا۔ یوں میں ان کی شادی کبھی کسی 60 سالہ بابے سے کر دیتا
तो कभी किसी की शादी 4 बच्चों के बाप से। मैंने पैसे की खातिर बहुत घिनौने जुर्म किए थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी निगाहों के सामने रखता था। तुम जानती हो ना कि अमजद भी मेरा पार्टनर था। वो भी मेरे साथ मिलकर लड़कियों को फरोख्त किया करता था। उसने हानिया को देखा तो बोला कि ये हीरा मुझे दे दे, मैं इसके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने हानिया की शादी उसके साथ तय कर दी थी। मैं नहीं जानता था कि तुम ये सब करोगी। बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? अब्बू की बातें सुनकर मैं लरस रही थी। मैं रोते हुए बोली, खबरदार, खबरदार, मुझे अपने मुंह से बेटी मत कहना। मुझे घिन आ रही है आपके वजूद से। आपने ये सब कैसे किया? आपकी खुद की भी तो बेटी थी ना। जब आप दूसरों की बेटियों को फरोख्त करते थे तो मेरा चेहरा आंखों के सामने नहीं घूमता था क्या? अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे, जबकि मैं नफरत से मुंह फेर कर चली गई थी। अब मैं अपने बाप से भी बड़ी उम्र की शख्स की बीवी थी, जिसने मुझे 2 हफ्ते अपने साथ रखा और फिर तलाक देकर आगे 4 बच्चों के बाप को फरोख्त कर दिया था। अब्बू को जब इस बात का पता चला तो वो दीवाने हो गए थे, जबकि मुझे दूर दराज के कच्चे इलाके में मेरा नया शौहर ले आया था। वो 4 बच्चों का बाप निहायत जालिम और करख्त इंसान था। जरा जरा सी गलती पर मेरा जिस्म नीलो नील कर देता था। तब मैं अब्बू से मुखातिब होती और कहती, देखो, आपके गुनाहों का अजाला मुझे करना पड़ रहा है। मेरी शादी को 2 साल हुए तो मेरे उस शौहर ने भी मुझे तलाक देकर आगे एक बड़ी सी हवेली में बतौर कनीज फरोख्त कर दिया था। वहां पर मुझे एक मुलाजमा मिली जो मेरे शहर की थी। उसने मुझे बताया कि मेरे अब्बू होशो हवास से बेगाना हो चुके हैं। वो दर दर रोटी के टुकड़े की तलाश में फिरते हैं तो लोग उन्हें धुतकार देते हैं कि निकल जा हरामखोर। लोगों की बेटियों को बेच बेच कर दिल नहीं भरा, जो अपनी बेटी को भी बेच कर खा गए। मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मेरे बाप की कितनी इज्जत थी, किस तरह लोग उन्हें झुक झुक कर सलाम किया करते थे। और उन्होंने क्या किया, कितना जुल्म किया था ना उन्होंने उम्र भर। उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही प्यारी थी। और फिर कुदरत ने मुझे भी उन हालात से गुजारा जिन हालात से दूसरों की बेटियां गुजरी थी। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है और सालिम का अंजाम तबाही है। अब हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बहुत दूर, एक दूसरे के हालात से वाकिफ, एक दूसरे के गम में शरीक, मगर एक दूसरे की मदद करने से कासिर हैं। बेशक जुल्म का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।